हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राजेश कुमार और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स द पावर ऑफ साइंस पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज क्लास 10th का साइंस के फर्स्ट चैप्टर का ये सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने ये जाना था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और केमिकल रिएक्शन को किस तरह से केमिकल इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। आज के इस लेक्चर में हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यानी कि असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती हैं। तो आइए सबसे पहले यह समझते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। इसको हम इस एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास हमने एक इक्वेशन की थी कि जब भी जिंक H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस उसमें से मुक्त होती है। अब इस रिएक्शन के बीच में अगर हम ये लेफ्ट साइड यानी कि हमारी जो रिएक्टेंट वाली साइड है, अभिकारक वाली साइड है, और जो ये दूसरी राइट साइड है यानी कि हमारी प्रोडक्ट वाली साइड है यानी कि उत्पाद वाली साइड है, तो दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स को अगर कंपेयर करें कि कौन से एलिमेंट के कितने कितने यहाँ पे एटम्स हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ सबसे पहले जिंक को देखते हैं हम। जिंक अगर यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखें तो ये हमारे पास क्या है, एक एटम इसका है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे राइट साइड में देखें तो यहाँ पे भी जिंक के कितने एटम है, एक ही एटम है। तो यानी कि जिंक के एटम दोनों साइड पे क्या है, बराबर हैं। ऐसे ही अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन के यहाँ पे लेफ्ट साइड में कितने एटम है, हमारे पास H2 है यानी कि दो इसके एटम है। और राइट साइड पे भी यहाँ पे H2 है यानी कि यहाँ पे भी हाइड्रोजन के कितने एटम है, दो एटम है। सिमिलरली अगर हम सल्फर को देखें तो सल्फर का एक एटम यहाँ पे है और एक ही एटम राइट साइड पे है। तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड एक एक एटम है सल्फर के भी। और अगर ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड में 4 एटम हैं और राइट साइड में इसके कितने हैं, यहाँ पे भी 4 एटम हैं। यानी कि जितने भी एलिमेंट हैं यहाँ पे उन सभी के लेफ्ट साइड पे जितने एटम हैं राइट साइड पे भी उतने ही एटम्स हैं। यानी कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ एटम्स जो हैं हर एलिमेंट के वो क्या है, इक्वल हैं। तो ऐसी रिएक्शंस जिसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं ईच एलिमेंट के वो इक्वल हो ऑन द बोथ साइड्स यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड। तो नंबर ऑफ एटम्स हर एलिमेंट के जितने लेफ्ट साइड पे हैं उतने ही अगर राइट साइड पे हैं, तो ऐसी जो हमारे पास समीकरणें होती हैं, ऐसी जो हमारे पास केमिकल इक्वेशंस होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं, या हिंदी में इसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। इसके बाद बच्चों आगे इस सेकंड इक्वेशन को देखिए। अब इस सेकंड इक्वेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या रिएक्शन हो रही है, आयरन की रिएक्शन हो रही है। Fe मतलब आयरन है ये, और इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, H2O यानी कि वाटर के साथ हो रही है, पानी के साथ इसकी ये रिएक्शन हो रही है। तो जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, यहाँ पे आयरन ऑक्साइड बन रहा है हमारे पास यानी कि Fe3O4 ये बन रहा है, और साथ में इसके हाइड्रोजन गैस यहाँ पर भी निकल रही है। तो ये जो हमारे लेफ्ट साइड में है ये हमारे हैं रिएक्टेंट्स, और जो ये राइट साइड में है ये हमारे हैं प्रोडक्ट्स यानी कि जो नए पदार्थ यहाँ पे बने हैं। अब यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड में हम देखें तो Fe यानी कि आयरन, आयरन का यहाँ पे कितने एटम है, एक एटम है। और राइट साइड में अगर देखें तो यहाँ पे आयरन के कितने एटम है, 3 एटम है, क्योंकि Fe3 है यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ हाइड्रोजन को देखें, हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2, और राइट साइड में हाइड्रोजन के कितने हैं, ये भी 2 हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पे इक्वल है, आयरन इक्वल नहीं थी। आयरन यहाँ पे कितनी थी, 1 थी, और राइट साइड में कितनी थी, 3 थी। तो आयरन के जो एटम्स हैं यहाँ पे बराबर नहीं है। अब ऑक्सीजन रह गई, तो ऑक्सीजन को अगर देखें तो ऑक्सीजन का लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सिर्फ एक एटम है, और अगर राइट साइड में देखें तो यहाँ ऑक्सीजन के साथ यहाँ नीचे 4 भी लिखा हुआ है, मतलब इसके कितने एटम है, 4 एटम्स हैं, 4 एटम है यहाँ पे। तो ऑक्सीजन जो है उसके भी नंबर ऑफ एटम्स बराबर नहीं है, आयरन के भी नंबर ऑफ एटम्स बराबर नहीं है। तो ऐसी जो इक्वेशंस हमारे पास होती हैं जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड जो नंबर ऑफ एटम्स हैं ईच एलिमेंट के वो इक्वल ना हो, बराबर ना हो, तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं, यानी कि असंतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है।
यानी कि ऐसी समीकरणें जिसमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे जो नंबर ऑफ एटम्स हैं हर एलिमेंट के वो बराबर ना हो, उन्हें क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं या असंतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को स्केलेटल इक्वेशन भी कहा जाता है, और हिंदी में अगर इसको बोले तो कंकाल समीकरण, तो इसको हम कंकाली समीकरण या फिर स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हैं। तो यहां से बच्चों अगर पहले इक्वेशन में जो हमने देखा वो ये देखा कि जो नंबर ऑफ एटम्स थे रिएक्टेंट साइड पे और जो प्रोडक्ट साइड पे हर एलिमेंट के वो बराबर थे, यानी कि ये इक्वेशन तो सही रही। परंतु अगर दूसरी इक्वेशन में देखें तो रिएक्टेंट साइड पे हमारे जो नंबर ऑफ एटम और प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ एटम वो बराबर नहीं आए। जैसे कि यहाँ पे आयरन कितना था, 1 था, यहाँ पे कितने हो गए, 3। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या थी, 1 थी, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी हो गई, 4 हो गई। यानी कि डाले तो हमने कम एटम और बन ज्यादा गए। ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्योंकि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी कि ना तो ये जो मास है यानी कि जो द्रव्यमान है इसको हम क्रिएट कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, और ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी कि ना हम नष्ट कर सकते हैं। तो आखिरकार ये जो यहाँ पे आयरन था, एक हमने आयरन डाला इस रिएक्शन के बीच में और 3 आयरन के एटम आगे बन गए हमारे, ये कैसे पॉसिबल है? या ऑक्सीजन एक डाली आगे 4 बन गई, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये जो हमारी समीकरण है, जो दूसरे वाली समीकरण है, ये पूरी तरह से सही नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा इस समीकरण को सही ढंग से लिखने के लिए? जो दोनों साइड है यानी कि जो रिएक्टेंट साइड है और प्रोडक्ट साइड है वहां पे नंबर ऑफ एटम बराबर करने पड़ेंगे। अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स बराबर होंगे हर एलिमेंट्स के, तो उसी केस में जितना मास पहले था उतना ही टोटल मास बाद में भी होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इसलिए जो रिएक्टेंट साइड है और प्रोडक्ट साइड है, जो टोटल मास है वो हमेशा क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। और उसके लिए हमें क्या चाहिए कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के हर एलिमेंट के वो क्या रहें, बराबर रहें। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो समीकरण है, जो हमारी स्केलेटल इक्वेशन होती है, ये कंकाली समीकरण होती है, इसको हम बैलेंस करते हैं। तो कोई भी समीकरण अगर हमें दी हुई है तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि वो जो समीकरण है वो बैलेंस है या नहीं है। अगर वो बैलेंस ना हो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे, उसको कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करके, ताकि हमारे जो दोनों साइड्स हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड, ये क्या हो जाए, इनके जो नंबर ऑफ एटम्स हैं हर एलिमेंट के इक्वल हो जाएं और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वायलेट ना हो। तो आइए बच्चों, अब हम ये सीखते हैं कि किसी भी दी गई केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण को हम किस तरह से संतुलित करते हैं, कैसे उसको हम बैलेंस करते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास ये एक एग्जांपल दे रखा है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन की यहाँ पे रिएक्शन हो रही है। हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल होता है उसको लिखते हैं H2 से, और क्लोरीन के लिए लिखते हैं हम Cl2 से। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन यहाँ पे जुड़ रहे हैं, यानी कि ये क्या है, रिएक्टेंट्स हैं हमारे, अभिकारक हैं, और ये क्या बना रहे हैं, HCl बना रहे हैं, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे बन रहा है। और ये HCl जो है ये क्या है, उत्पाद है, यानी कि प्रोडक्ट है। अब सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब भी ऐसी कोई एक रिएक्शन हमें दी हो तो हम एक इस तरह का एक टेबल बना लेंगे। इस टेबल में हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे नेम ऑफ एटम की उस अभिक्रिया में जितने भी एटम्स, पूरी अभिक्रिया के अंदर जितने भी एटम्स इन्वॉल्व हैं उन सभी के नाम यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास इस अभिक्रिया के अंदर केवल 2 ही तरह के एटम्स हैं, एक तो हाइड्रोजन का एटम है, दूसरा क्लोरीन का एटम है, उसके अलावा यहाँ पे कोई और एटम नहीं है। तो हमने क्या किया, यहाँ नेम ऑफ एटम में क्या लिखा, एक तो हाइड्रोजन लिख लिया, दूसरा यहाँ पे हमने क्लोरीन लिख लिया। अब सेकंड यहाँ पे हम कॉलम में क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में कितने एटम्स हमारे होते हैं, रिएक्टेंट कौन से होते हैं हमारे, ये जो लेफ्ट साइड में है, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ एटम्स कितने, हाइड्रोजन के कितने हैं और क्लोरीन के कितने, वो हमें यहाँ पे इन बॉक्सेस में लिखने हैं। और आगे जो थर्ड वाला हमारे पास है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट्स, यानी कि जो प्रोडक्ट वाली साइड है, ये जो राइट वाली साइड है, इस यहाँ पे जो हाइड्रोजन और क्लोरीन के जितने जितने एटम होंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, जो लेफ्ट साइड में हमारे यानी कि जो रिएक्टेंट वाली साइड है उसके नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन के और क्लोरीन के यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अगर यहाँ पे हम देखें हमारी जो लेफ्ट साइड है ये वाली साइड, इसमें
हमारे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कितने एटम है, यहाँ पे H2 लिखा हुआ है, ये जो 2 नीचे लिखा हुआ है ये बता रहा है कि ये जो H है ये क्या है, हाइड्रोजन, और उसके ये एटम्स की संख्या बता रहा है, कितनी संख्या है, 2 एटम है उसके। तो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 2 हैं। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे फर्स्ट वाले बॉक्स में कि हाइड्रोजन कितने हमारे, 2 हैं। सिमिलरली यहाँ से हम क्लोरीन को लिखेंगे, क्लोरीन कितने हमारे लेफ्ट साइड में, वो भी हमारे Cl2, यानी कि क्लोरीन भी कितने हैं, 2 हैं हमारे। तो उसको भी हमने यहाँ पे लिख लिया कि क्लोरीन भी हमारे कितने हैं, 2 हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो राइट वाली साइड है यानी कि ये वाली साइड हमारी है, ये कौन से हैं, इधर प्रोडक्ट है हमारे। तो प्रोडक्ट वाले कॉलम में हम इसको लिखेंगे कि इनकी संख्या कितनी कितनी, हाइड्रोजन कितने हैं और क्लोरीन कितने हैं। तो हाइड्रोजन अगर यहाँ पे देखें तो ये जो हाइड्रोजन है वो 1 है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1। और सिमिलरली हमारा जो क्लोरीन है वो भी क्या है, यहाँ पे 1 ही है, तो उसको भी हम लिख लेते हैं 1। तो अब क्लियरली यहाँ पे अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड और राइट साइड में हाइड्रोजन और क्लोरीन ये बराबर नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ 2 थे, यहाँ 1 है, कम हो गया 1। यहाँ पे क्लोरीन 2 थे और बाद में 1 कम हो गया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। अब सिंपल सा मेथड हमारे पास बराबर करने का क्या है कि ये जो राइट वाली साइड है हमारी, यहाँ पे 1 आ रहा है, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे भी 2 हो जाएगा और इसके नीचे वाले क्लोरीन वाली साइड में भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो रिएक्शन हमारे पास दे रखी है इसको दोबारा से हम लिखते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको राइट वाली साइड पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ हो रहा है, ये H के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये जो 2 है ये Cl के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। आगे जब भी हम इस तरह से कोई संख्या लिखते हैं, कोई नंबर लिखते हैं, तो इसका मतलब वो जितने भी यहाँ पे हमारे एलिमेंट्स होंगे ये सभी से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए, अब 2 हो गए, और क्लोरीन कितने हो गए, 2 हो गए। तो अब अगर हम दोबारा से ये जो हमने समीकरण बनाई है पूरी की पूरी, इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले एलिमेंट्स को दोबारा से अगर लिखूं कि उनकी संख्या कितनी है, तब देखते हैं कितनी कितनी आती है। तो हाइड्रोजन की रिएक्टेंट वाली साइड पे हमारे कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन भी यहाँ पे कितने एटम है, लेफ्ट साइड पे 2 एटम है, तो यहाँ पे भी हम दोबारा से क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। और ऐसे ही हमारे पास जो है अगर राइट साइड पे देखें तो राइट साइड पे यहाँ 2 इंटू एच, यानी कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए हमारे, और 2 इंटू Cl यानी कि 2 क्लोरीन हो गए। तो हमारे पास जो यहाँ पे भी 2 हो गया और नीचे भी यहाँ पे क्या आ गया, 2। अब यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर हो गए और क्लोरीन भी लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या हो गई, बराबर हो गई। यानी कि ये जो केमिकल इक्वेशन थी उसे हमने क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। और कितने, सिर्फ 1 स्टेप के अंदर हमने इसको बैलेंस कर लिया। सिर्फ क्या किया, एक नंबर 2 से इसको मल्टीप्लाई किया राइट साइड में। जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट साइड और राइट साइड के नंबर ऑफ एटम सारे क्या हो गए, बराबर हो गए। यानी कि ये हमारी जो केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस हो गई, संतुलित हो गई। आइए बच्चों एक और एग्जांपल देखते हैं हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का, यानी कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का। यहाँ पे रिएक्शन जो है हमारी वो हो रही है आयरन के बीच में और वाटर के बीच में। जैसा कि हमने अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वाले केस में आज हमने देखा था, तो वही वाली इक्वेशन ये है। तो आयरन और वाटर के बीच में जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, यहाँ पे आयरन ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट है हमारे, जो लेफ्ट साइड हमारी है वो ये है आयरन, और यहाँ पे क्या है, वाटर है, पानी है। और जो राइट साइड है उसमें हमारे पास है आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो ये हमारे क्या है, प्रोडक्ट हैं। तो ये हमारी लेफ्ट साइड के यहाँ लिखेंगे हम, राइट साइड वाले जो एलिमेंट है उनके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे उनकी संख्या। तो हमारे पास इसमें एलिमेंट हैं कौन कौन से, पहले उन सभी के हमें नाम लिखने हैं जैसा कि अभी बताया। तो यहाँ पे एक तो एलिमेंट हमारा है Fe यानी कि आयरन, दूसरा एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे है H यानी कि हाइड्रोजन, और तीसरा एलिमेंट हमारे पास है O यानी कि ऑक्सीजन। अगर राइट साइड पे देखें तो वहां पे भी यही एलिमेंट है हमारे, Fe है, O है और H है। यानी कि इन एलिमेंट्स को यहाँ पे हमने लिख लिया, आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब इनके नंबर ऑफ एटम्स लिखने हैं हमें कि लेफ्ट साइड पे कितने हैं और राइट साइड पे कितने हैं, यानी कि रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे इनके इन एलिमेंट्स के कितने कितने यहाँ पे एटम्स हैं। तो सबसे पहले हम आयरन के देख लेते हैं, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड पे कितने कितने एलिमेंट हैं।
तो सबसे पहले अगर आयरन को देखें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो वो हमारे पास सिर्फ एक ही एटम इसका है, तो यहाँ पे हम इसका ले लेते हैं 1 एटम। और ऐसे ही हाइड्रोजन को अगर यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन के साथ यहाँ H2 है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारे 2। और ऑक्सीजन के यहाँ पे हमारे पास कितने एटम है, लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक ही एटम है, यहाँ पे भी हमने लिख लिया 1। अब अगर हम देखें राइट हैंड साइड पे, यानी कि यहाँ पे हमें राइट साइड प्रोडक्ट वाली साइड पे लिखना है, ये हमारी प्रोडक्ट वाली साइड है, तो यहाँ पे Fe3 यानी कि आयरन कितने हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, तो ये हमारे पास कितने हो गए, 3 हो गए। और हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास H2 यानी कि हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं हमारे पास, 4 हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पे आ गई 4। तो क्लियरली अब यहाँ पे देखने से हमें क्लियर पता लग रहा है कि जो लेफ्ट साइड और राइट साइड के जो एलिमेंट्स हैं हमारे, वो बराबर नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको बराबर करना पड़ेगा। और बराबर करने के लिए हमें इनको क्या करना है, नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे बड़ी संख्या अगर देखें, यहाँ पे 4 आ रही है, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे जो राइट साइड पे 4 है, लेफ्ट साइड पे 1 है, ठीक है। तो हम क्या करें, ये जो हमारा ऑक्सीजन 1 था लेफ्ट साइड पे, उसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो लेफ्ट साइड पे भी 4 हो जाएगा और राइट साइड पे भी 4 पहले से ही है, तो दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम काम क्या करते हैं कि जो लेफ्ट साइड पे हमारी ये जो ऑक्सीजन है और राइट साइड पे ऑक्सीजन, इनको बराबर कर लेते हैं। कैसे करेंगे, लेफ्ट साइड पे जो ऑक्सीजन है उसको 4 से मल्टीप्लाई करके। तो हम इस इक्वेशन को दोबारा से यहाँ पे लिख लेते हैं। और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन हमारी कहाँ पे, इस जगह पे H2O के साथ में है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जैसा अभी मैंने बताया था कि जब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि ये 4H2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 4O के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए, 4 हो गए, और राइट साइड पे कितने ऑक्सीजन के थे, 4, यानी कि यहाँ पे हमारे कितने हो गए, अब 1 हट के कितने हो गए, 4 हो गए। दोनों साइड क्या हो गए, बराबर हो गए हमारे, ठीक है। परंतु यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब मैं 4 से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो थे वो पहले कितने थे, 2, अब 4 से और उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो 4 टू जा ये कितने हो जाएंगे हमारे, 8, यानी कि टोटल हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 8। पहले कितने हाइड्रोजन थे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारे, 2 थे, अब कितने हो गए, 8 हो गए। यानी कि अब हाइड्रोजन भी अनबैलेंस हो गई। पहले तो वो बैलेंस थी, 2 थे दोनों तरफ, परंतु अब क्या हो गया, इधर 8 हो गए, उधर 2 हो गए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन को अगर देखें तो लेफ्ट साइड पे 8 है, राइट साइड पे 2 है, जो राइट साइड पे यहाँ कम है। तो अगर इस 2 को मुझे इसके बराबर करना हो, 8 के बराबर करना हो, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से इसको गुणा करना पड़ेगा। तो 4 टू जा यहाँ पे कितने हो जाएंगे हमारे, 8 हो जाएंगे। तो क्या करना है, जो राइट साइड वाली जो हमारी हाइड्रोजन है उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को एक बार हम दोबारा लिख लेते हैं। हमने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया था, 4 से मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसके बाद क्या करना है हमें, ये जो हाइड्रोजन है राइट साइड वाली, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, ताकि यहाँ पे भी 8 हो जाए, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 टू जा ये भी कितनी हो गई, 8 हो गई। यानी कि यहाँ पे भी हमारी हाइड्रोजन कितनी होगी, 4 से मल्टीप्लाई करके 8 हो गई। तो हाइड्रोजन भी हमारी क्या हो गई, अब दोनों साइड पे बराबर होगी। बाकी क्या बचा, अब यहाँ पे आयरन बची। आयरन राइट साइड पे कितनी है, 3, लेफ्ट साइड पे कितनी है, 1। तो इस 1 को किससे गुणा करें, हम 3 से गुणा कर लें, यानी कि 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लें। तो अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे जो आयरन है उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि वो राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। तो हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन हमने लिखी इसको फिर से एक बार लिख लेते हैं। जो नंबर जहां जहां मल्टीप्लाई किए थे, इसको 4 से किया था, इसको भी हमने 4 से किया था। और फाइनली अब हमें क्या करना है, इस आयरन को बराबर करने के लिए राइट साइड पे तो आयरन 3 है, लेफ्ट साइड पे 1 था, तो इसको भी हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो हमारी ये जो आई फाइनल इक्वेशन आ गई। ये हमारा जो था ये स्टेप 1 था, ये हमारा क्या था, स्टेप 2 था, और ये हमारा क्या था, स्टेप 3 था। तो हमने 3 स्टेप में इस इक्वेशन को बैलेंस किया। एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड पे अब अगर हम आयरन देखें तो कितनी आयरन होगी हमारी, 3Fe, यानी कि आयरन कितनी होगी यहाँ पे, 3 होगी। और राइट साइड पे अगर आयरन देखें तो वो कितनी है, यहाँ पे भी Fe3 है, यानी कि यहाँ पे भी कितने हैं, 3 हैं। अगर हाइड्रोजन देखें तो 4H2, यानी कि यहाँ पे 4 टू जा 8 हो गए हमारे, और राइट साइड पे भी 4 टू जा 8 हो गए।
तो इस साइड भी ये हमारी 8 है और दूसरी साइड भी हाइड्रोजन 8 है। और ऑक्सीजन को अगर देखें तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 यानी कि यहाँ कितने हो गए 4 ऑक्सीजन हो गए और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हैं हमारे O4 यानी कि 4 हैं। तो लेफ्ट साइड भी 4 हैं और राइट साइड भी कितने हैं 4 हैं। तो यहाँ क्लियरली देखें तो लेफ्ट साइड और राइट साइड के हमारे सभी एटम्स एक दूसरे के बराबर हो गए। आयरन भी बराबर हो गया, हाइड्रोजन भी बराबर हो गया, ऑक्सीजन भी बराबर हो गया। यानी कि ये जो हमारी इक्वेशन आई है अब ये पूरी तरह से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। आइए बच्चों एक और एग्जांपल देखते हैं बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन का, यानी कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये इक्वेशन दे रखी है ये क्या है, बेरियम क्लोराइड यहाँ पे हमें दिया हुआ है BaCl2, Ba यहाँ पे बेरियम है, Cl2 ये क्लोरीन के लिए है हमारा, और एल्यूमिनियम सल्फेट SO4 जो है ये सल्फेट आयन है, ठीक है। तो Al2SO4 और SO4 को ब्रैकेट में रख के बाहर 3 लिखा हुआ है तो SO4 थ्राइस इसको कहते हैं हम। तो बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट की जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, यहाँ पे बेरियम सल्फेट बनता है और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है। तो बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड जो ये राइट साइड में है ये हमारे क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। और रिएक्टेंट्स क्या क्या थे, बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट ये क्या थे, रिएक्टेंट थे हमारे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एटम्स देख लेते हैं कौन कौन से एटम इस रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहला एटम है बेरियम का, फिर है क्लोरीन, फिर है एल्यूमिनियम, फिर है सल्फर, फिर है ऑक्सीजन। तो ये टोटल मिला के 5 एलिमेंट्स हैं जो इस रिएक्शन के बीच में इन्वॉल्व हैं। तो ये पांचों एलिमेंट के जो एटम हैं उनके नाम यहाँ पे हमने लिख लिए। सबसे पहले नेम ऑफ एटम में बेरियम, एल्यूमिनियम, क्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन, और इनके ये सिंबल भी इनके साथ में लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि ये जो लेफ्ट साइड हमारी है और ये जो राइट साइड है, ठीक है, तो इन दोनों तरफ एटम्स की संख्या कितनी कितनी है। तो लेफ्ट साइड वाले हम यहाँ पे लिखेंगे रिएक्टेंट्स में और राइट साइड वाले इधर लिखेंगे हम यहाँ नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड के देख लेते हैं सभी एटम्स की कितने कितने एटम है, बेरियम के, एल्यूमिनियम के, क्लोरीन के, सल्फर के और ऑक्सीजन के। तो बेरियम को अगर यहाँ पे देखें इस रिएक्शन में ध्यान से तो बेरियम Ba लिखा हुआ है, साथ में इसके कुछ भी नहीं है, यानी कि बेरियम का सिर्फ एक एटम है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बेरियम का एक एटम है। क्लोरीन के यहाँ पे अगर देखें तो Cl2 है, यानी कि क्लोरीन के कितने एटम है, यहाँ पे 2 एटम है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 2। और एल्यूमिनियम Al2 है यहाँ पे, यानी कि एल्यूमिनियम के कितने एटम है 2, यहाँ पे लिख लिया हमने एल्यूमिनियम वाले बॉक्स में। और इसके बाद सल्फर को अगर देखें तो सल्फर और ऑक्सीजन जो है ये ब्रैकेट के अंदर है, तो इसके बाहर 3 भी लिखा हुआ है। मतलब ये जो सल्फर है और जो ये ऑक्सीजन है ये दोनों इस 3 से भी मल्टीप्लाई होंगे, जितने भी इनके एटम होंगे। तो सल्फर का यहाँ अंदर एक एटम है और बाहर 3 लगा हुआ है, तो 1 into 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो सल्फर के यहाँ पे कितने एटम है, 3 एटम्स हैं, 3 परमाणु यहाँ पे सल्फर के हैं। ऑक्सीजन के कितने हैं, ऑक्सीजन के अंदर तो है 4 और बाहर 3 भी लगा हुआ है, तो 4 3 जा कितने हो जाएंगे 12, यानी कि यहाँ पे हमारे पास इसके कितने हैं 12 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, ठीक है। तो ये हो गए लेफ्ट साइड के। सिमिलरली हम राइट साइड के लिख लेते हैं। तो बेरियम कितने हैं राइट साइड पे, बेरियम यहाँ पे 1 है, तो बेरियम में लिख लिया हमने 1। यहाँ पे सल्फर का देख लेते हैं, सल्फर कितना है 1 है, तो सल्फर में यहाँ पे लिखते हैं, सल्फर के सामने यहाँ लिखेंगे 1। और ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ O4 है तो 4 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में यहाँ लिख लेते हैं हम 4। और एल्यूमिनियम कितने हैं, Al अकेला ही है ये, तो Al 1 हो गया हमारे पास। और क्लोरीन यहाँ पे Cl3 है, यानी कि क्लोरीन कितने हो गए 3 हो गए। तो ये हमारे आगे नंबर ऑफ एटम्स। अब यहाँ पे अगर हम क्लियरली देखें सिर्फ पहले वाला है बेरियम जो दोनों तरफ बैलेंस है, इसके अलावा सभी के सभी अनबैलेंस्ड हैं। एल्यूमिनियम 2 था, 1 रह गए, क्लोरीन 2 थे, 3 हो गई, सल्फर 3 थी, 1 रह गई, ऑक्सीजन 12 थी, 4 रह गई रिएक्शन के बाद। तो अब हमें इनको क्या करना है, बैलेंस करना है ताकि दोनों तरफ बराबर हो जाए। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कर लेते हैं, सबसे ज्यादा जो बड़ी संख्या वाला हमारे पास है ऑक्सीजन। तो लेफ्ट साइड पे कितने हैं 12, राइट साइड पे कितने हैं 4। तो हमें राइट साइड पे भी अगर यहाँ पे 12 करने हो तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 के टेबल में 12 कितने पे आता है 3 पे आता है, तो 4 3 जा कितने हो गए 12, यानी कि इसको क्या करना पड़ेगा हमें, राइट साइड वाली ऑक्सीजन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को दोबारा से लिख लेते हैं और राइट साइड वाली इक्वेशन, राइट साइड हमारी ये है,
तो इस तरफ ऑक्सीजन कहाँ पे है, ये है हमारे पास बेरियम सल्फेट में। तो यहाँ 4 ऑक्सीजन थी, किससे मल्टीप्लाई करना है हमें इसको, 3 से। तो यहाँ पे हम इसको नंबर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बताया था कि इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम है इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सभी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब इस 3 को इस 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 जा कितने हो गए 12, तो ऑक्सीजन तो 12 होगी हमारी, पर इस 3 को सल्फर से भी मल्टीप्लाई करना है, बेरियम से भी। तो सल्फर एक था, बेरियम एक था, पर 3 से मल्टीप्लाई करके बेरियम भी 3 हो गया और सल्फर भी 3 हो गया। यानी कि यहाँ ऑक्सीजन के साथ साथ चेंजेस जो है सल्फर के एटम और बेरियम के एटम में भी आ गए। तो इनको पहले हम टेबल में लिख लेते हैं। तो ऑक्सीजन ये 4 की बजाय अब हमारे पास कितनी ऑक्सीजन हो गई, 12 एटम हो गए ऑक्सीजन के। और सल्फर के कितने हो गए, 3 हो गए। बेरियम के कितने हो गए, 3 हो गए। तो सल्फर के यहाँ पे हमारे पास हो गए 1 की जगह 3 और बेरियम भी 1 की जगह कितने हो गए, 3। तो अब यहाँ ध्यान से अगर देखें तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, सल्फर बैलेंस हो गई, पर बेरियम अनबैलेंस हो गई अब। ठीक है, तो अगर हमें अब बेरियम को बैलेंस करना हो तो क्या करना पड़ेगा, ये जो लेफ्ट साइड वाली बेरियम है वहां पे 1 है, राइट साइड पे 3 है, तो लेफ्ट साइड वाली बेरियम को क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर भी 3 हो जाएगी, राइट साइड में पहले ही 3 है, तो लेफ्ट साइड वाली बेरियम को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो लेफ्ट साइड में बेरियम हमारे पास ये है बेरियम क्लोराइड में। ठीक है, तो हम ये पहले स्टेप के बाद दूसरे स्टेप पे आते हैं। जो ये नंबर मल्टीप्लाई किया था ठीक वो लिख लेते हैं, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई किया था। और अब क्या करना है हमें, बेरियम जो लेफ्ट साइड की है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर इसको जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, ये बेरियम यहाँ कितनी हो गई, 3 हो गई। परंतु यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो 3 है बेरियम से तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है, साथ के साथ ये क्लोरीन से भी मल्टीप्लाई हो गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, क्लोरीन कितनी थी, यहाँ पे 2 थी पहले, 3 से और मल्टीप्लाई हो गया तो 3 2 जा कितने हो गए, 6 हो गए। तो क्लोरीन अब कितनी हो गई, 6 हो गई लेफ्ट साइड वाली। तो पहले क्लोरीन कितनी थी, लेफ्ट पे 2 थी, अब कितनी होगी, 2 की जगह 6 हो गई। ठीक है, तो अब ये 2 चीजें हमारे पास रह गई जो अनबैलेंस हैं, जिनको हमें बैलेंस करना है, ये वाली दोनों। ठीक है, तो चाहे तो हम इसको बैलेंस करें चाहे इसको पहले बैलेंस करें, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो क्लोरीन जो है लेफ्ट साइड पे कितनी है, 6 है, राइट साइड पे कितनी है, 3 है। तो राइट साइड पे भी अगर हमें 3 की जगह यहाँ पे 6 करनी हो तो इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लोरीन जो है राइट साइड की उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये भी बैलेंस हो जाए। तो राइट साइड पे क्लोरीन यहाँ पे है। ठीक है, तो हम अब अगले स्टेप पे चलते हैं। तो ये 3 लिख देते हैं, इसका भी ये जो 3 जैसे मल्टीप्लाई किया था वो चीजें वही वैसे की वैसे। और यहाँ जो क्लोरीन थी राइट साइड की उसको किससे बताया मल्टीप्लाई करने के लिए, 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए। तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे हम करेंगे तो क्या होगा, ये जो क्लोरीन है हमारी ये 3 2 जा कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, तो क्लोरीन बैलेंस हो गई। परंतु ये जो नंबर 2 है ये एल्यूमिनियम से भी मल्टीप्लाई होगा। तो एल्यूमिनियम कितनी होगी, यहाँ पे 2 हो गई। तो पहले एल्यूमिनियम राइट साइड पे कितनी थी, 1 थी, अब कितनी हो गई, 2 हो गई। यानी कि जब हमने इस 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो इसने एल्यूमिनियम को भी यहाँ डबल कर दिया और क्लोरीन को भी डबल कर दिया। ठीक है, तो एल्यूमिनियम दुगनी हो गई और क्लोरीन 3 थी, 3 दूनी वो 6 हो गई। तो यहाँ से एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो गई और क्लोरीन भी बैलेंस हो गई। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ रही है। तो अब ये जो फाइनल हमारी इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को एक बार हम चेक कर लेते हैं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड के जो एलिमेंट्स हैं वो बराबर हुए या नहीं हुए। तो अगर लेफ्ट साइड पे यहाँ पे हम देखें तो बेरियम कितनी हो गई, यहाँ पे 3 हो गई। तो बेरियम के सामने यहाँ लिख देते हैं 3। क्लोरीन कितनी होगी, 2 तो पहले ही थी, 2 और 3 से और मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 जा कितनी हो गई, 6। क्लोरीन हमारे पास हो गई 6। और एल्यूमिनियम यहाँ पे कितनी हो गई, वो हमारे पास होगी Al2। एल्यूमिनियम हमारे पास है 2। सल्फर कितनी है, एस के बाहर यहाँ 3 लिखा हुआ है तो सल्फर कितनी है, 3 है यहाँ पे। और ऑक्सीजन कितनी है, O4 और यहाँ पे बाहर 3 है तो 4 3 जा कितने हो गए, 12। तो ऑक्सीजन हमारे पास होगी 12। और राइट साइड में अगर चेक करें तो 3 इंटू बी ए, यहाँ पे कितना आ गया बच्चों, ये हो गया 3 हो गए बेरियम। सल्फर कितने हो गए, 3 इंटू एस, ये हमारे हो गए सल्फर भी 3 हो गए। और ऑक्सीजन 4 थी और 3 से और मल्टीप्लाई हुआ तो 4 3 जा कितने हो गए, 12। ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे होगी 12। और एल्यूमिनियम यहाँ पे 1 थी, 2 से मल्टीप्लाई हो गई कितनी होगी, 2Al, यानी कि एल्यूमिनियम कितना हो गया, ये 2 हो गई। और क्लोरीन पहले 3 थी, जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 3 2 जा कितने हो गए, 6 हो गए।
ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं सभी के लेफ्ट और राइट साइड पे नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, यानी कि ये जो इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई, इसको हमने चेक भी कर लिया। तो बच्चों ये जो 3 एग्जाम्पल हमने किए हैं, ये कुछ तरीके थे बताने के लिए आपको कि इस तरह से हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, किसी भी दी हुई केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। ये जो मेथड हमने किया, इस मेथड को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तो हम पहले एक एलिमेंट को बराबर कर लेते हैं, फिर दूसरे को बराबर कर लेते हैं, फिर अगर कोई तीसरा है तो उसको बराबर कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक को बराबर करते हैं तो कोई दूसरा डिस्टर्ब हो जाता है, उसको हमें बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल जो हैं आपकी बुक के अंदर दे रखे हैं। एक तो पेज नंबर 6 एनसीईआरटी बुक का आपका है, वहां पे जो क्वेश्चन दे रखे हैं उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। और आपकी जो एक्सरसाइज है बुक की लास्ट पेज पे, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के लास्ट पेज पे, उस एक्सरसाइज में भी बहुत सारे ऐसी क्वेश्चन दे रखी हैं जो अनबैलेंस्ड हैं, उनको आपको संतुलित करना है। तो आज आपको यही काम करना है कि ये जो इक्वेशन दे रखी हैं बुक के अंदर, उनको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। इसके साथ ही लेक्चर 2 बच्चों यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड टेक केयर।